ID24 के खास पेशकश सोशल मीडिया बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या। तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप न्यूज पर। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश। साई कैबिनेट ने महाकुंभ में लगाई आस्था की टुप्की। आरसीबी के कप्तान बने रजत पाटीदार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर गुरुवार तड़के अमेरिका पहुंचे और इस यात्रा में पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार शुक्रवार रात 2:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय आप्रवासियों समेत कई मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी और ट्रंप के बीच करीब 45 मिनट बात होगी और इसके बाद भारतीय समय अनुसार शुक्रवार रात 3:40 पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अमेरिका पहुंचकर भारतीय पीएम ने सबसे पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। पीएम मोदी ट्रंप के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। अमेरिका पहुंचने से पहले मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। यहां उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ एआई समिट की सह अध्यक्षता की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात भी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं और इस यात्रा में पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार शुक्रवार रात 2:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे और इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय आप्रवासियों समेत कई मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी और ट्रंप के बीच करीब 45 मिनट बात होगी और इसके बाद भारतीय समय अनुसार शुक्रवार रात करीब 3:40 पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अमेरिका पहुंचकर भारतीय पीएम ने सबसे पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की है और पीएम मोदी ट्रंप के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। अमेरिका पहुंचने से पहले मोदी फ्रांस के दौरे पर थे और यहां उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ एआई समिट की सह अध्यक्षता की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। इस यात्रा में पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे और इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय प्रवासियों समेत कई मुद्दे पर बात करेंगे। और संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। ये असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। आपको बता दें कि जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी और यह रिपोर्ट 655 पन्नों की है। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति भी जताई है। जेपीसी रिपोर्ट में 14 संशोधनों को मंजूरी मिली है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। अवैध कब्जे रोकने के लिए राज्यों को सदस्यों को नामित करने की अनुमति, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में बढ़ोतरी होगी, अनाधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण होगा, वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव भी होगा। तो जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ेगी।
वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती होगी। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी में। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना और करोड़ों से ज़्यादा इसका आवेदन पत्र भी आया है। पब्लिक हियरिंग टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। तो अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी संग महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ राज्यपाल रमेश डेका और स्पीकर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी थे। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिवारजन भी पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 7 विधायक भी सीएम के साथ महाकुंभ आए हैं। इनमें राघवेंद्र सिंह, बालेश्वर साहू, व्यास कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र साहू और राजकुमार यादव भी शामिल हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बस के जरिए संगम स्थल के लिए रवाना हुए और इस दौरान रास्ते भर भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद भजन गाते रहे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत बाकी कांग्रेस विधायकों ने निकाय और पंचायत चुनाव का हवाला देकर मंत्रियों के साथ कुंभ यात्रा से दूरी बना ली थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस की ज्यादातर विधायक पहले ही कुंभ स्नान कर लौट चुके हैं और इसके बाद बीजेपी ने कार्टून जारी कर नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस विधायक और नेताओं को सनातन विरोधी बताया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी संग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ राज्यपाल रमेश डेका और स्पीकर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी थे। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक भी उनके साथ पहुंचे और इसके अलावा कांग्रेस के 7 विधायक भी सीएम के साथ महाकुंभ आए। इनमें राघवेंद्र सिंह, बालेश्वर साहू, व्यास कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र साहू और राजकुमार यादव भी शामिल हैं। तो प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बस के जरिए संगम स्थल के लिए रवाना हुए और इस दौरान रास्ते भर भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद भजन गाते रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत बाकी कांग्रेस विधायकों ने निकाय और पंचायत चुनाव का हवाला देकर मंत्रियों के साथ कुंभ यात्रा से दूरी बना ली थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस की ज्यादातर विधायक पहले ही कुंभ स्नान कर लौट चुके हैं और इसके बाद बीजेपी ने कार्टून जारी कर नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस विधायक और नेताओं को सनातन विरोधी बताया था।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी संग महाकुंभ में डुबकी लगाई है। राज्यपाल रमेन डेका, स्पीकर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उनके साथ मौजूद रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखबा आएंगे। मुखबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा बंद होने के बाद जिन कारोबारी के कारोबार में गिरावट आती थी, शीतकालीन यात्रा के माध्यम से उन्हें भी पूरे साल रोजगार प्राप्त होगा। सीएम ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो उसे अवश्य ही उत्तराखंड को लाभ मिलता है। इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, चार धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी। यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं। धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के आने से देखिए हमारे यहाँ पर 2013 की आपदा में बाबा केदार के धाम में आने वालों की संख्या उस समय बहुत कमी आ गई थी और जो आज संख्या हमारी 20 लाख से भी ज़्यादा जा रही है वो संख्या कुछ हज़ारों में हो गई थी। उनके रात्रि प्रवास के बाद वो यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और चाहे वो आदि कैलाश की यात्रा हो, आदि कैलाश जाने के बाद आज आदि कैलाश की बुकिंग पूरे साल भर हो रही है। जितनी वहाँ पर अभी प्रबंधन नहीं हो पाया उससे ज़्यादा लोग जो है वहाँ आने की इच्छा जागृत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे इन्वेस्टर समिट में आए। इन्वेस्टर समिट हमारा ग्राउंडिंग पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में GIS 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने GIS भोपाल के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण दिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद है। नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों की अपार जल राशि है, निरंतर बिजली उपलब्ध है, वन संपदा है, सड़कें, रेलवे और वायुमार्ग का अच्छा नेटवर्क है और उद्योगों को बड़ी रियायतें हैं। उन्होंने आगामी 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में झीलों, पहाड़ों और वन संपदा से भरे सुंदर भोपाल शहर में उद्योग हस्तियों को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में अनेक देशों ने MP में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। देश विदेश के 20,000 से ज्यादा निवेशक, उद्योगपति और अन्य महानुभाव शामिल होंगे और इसी के साथ 40 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में GIS 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने GIS भोपाल के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण दिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों की अपार जल राशि है, निरंतर बिजली उपलब्ध है, वन संपदा है, सड़कें, रेलवे और वायु मार्ग का अच्छा नेटवर्क है और उद्योगों को बड़ी रियायतें हैं। उन्होंने आगामी 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में झीलों, पहाड़ों और वन संपदा से भरे सुंदर भोपाल शहर में उद्योग हस्तियों को आमंत्रित किया।
को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले का रिस्पांस मिल रहा है, ये बता रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लालाई थे मध्य प्रदेश के साथ काम करने के लिए। हमारी टीम भी बराबर से प्रयास कर रही कि हर जगह से व्यापार व्यवसाय की जहाँ जहाँ संभावना है वो हमारे देश के अंदर के बड़े बड़े राज्यों के मुख्य नगरों में, मुंबई, कोयम्बटूर, कोलकाता, दिल्ली, हम सब दूर जा रहे हैं और यहाँ के अलावा विदेश में भी हमने अपनी बात कही है। हमारे राज्य के भी सभी संभाग केंद्रों पर बराबरी से इन्वेस्टर समिट करने के पहले हम अपनी बात रख चुके हैं। जो रिस्पांस मिला वो बहुत अद्भुत है। हम जब व्यापार व्यवसाय की बात करेंगे तो हमारी अच्छाइयों को, हमारे प्लान को सबके सामने लाने की जरूरत है और जो निवेशकों की सहूलियत से और मध्य प्रदेश की सरकार की आवश्यकता की आधार पर जो नीतिगत रूप से हम कर सकते हैं वो हम सब प्रकार की पॉलिसी ला रहे हैं, सब प्रकार की अनुकूलता बना रहे हैं और खास करके व्यापार व्यवसाय की सरलता, सुगमता, सहजता के आधार पर व्यापार व्यवसाय की अनुकूलता बना रहे हैं। ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन रीजनल इंडस्ट्री का आंकड़े में हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है। उसमें 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट तो पहले आया है हमारे पास। अब इसमें उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा है आंकड़ा। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ लगे हैं। तो वहीं यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी भारत के संविधान अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है और देवभूमि की जनता के हित के लिए यूसीसी लाया गया है। सरकार ने यूसीसी का संकल्प राज्य की जनता के सामने रखा था और प्रावधान के अनुरूप ही कार्य किया गया है। सीएम ने कहा, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उन्हें यूसीसी आने की आपत्ति हुई है, लेकिन यूसीसी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लाया गया जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आने लगे हैं। तो वहीं यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी भारत के संविधान अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है और देवभूमि की जनता के हित के लिए यूसीसी लाया गया है। सरकार ने यूसीसी का संकल्प राज्य की जनता के सामने रखा था और प्रावधान के अनुरूप ही कार्य किया गया। सीएम ने कहा, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उन्हें यूसीसी आने की आपत्ति हुई है, लेकिन यूसीसी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लाया गया जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले भारत का संविधान बना रहे थे उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। सुरक्षा का पूरी तरह से इसमें प्रावधान किया है। हाँ, एक शुरुआत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं कह रहे हैं उनकी समय के साथ साथ समझ। और यूपी एसटीएफ के दल ने मुरैना जिले के हसाई मेवदा के महाराज सिंहपुरा गांव में दबिश दी है। दरअसल एक युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी थी। ग्रामीण युवक ने मोबाइल पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को धमकी दी थी। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने कहा कि मैं देश का डॉन बनना चाहता हूं। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने धमकी देने वाले युवक के कनेक्शन की 10 घंटे तक जानकारी ली। टीम ने सिविल लाइन से युवक को पकड़ा है। तो यूपी एसटीएफ के दल ने मुरैना जिले के हसाई मेवदा के महाराज सिंहपुरा गांव में दबिश दी है और दरअसल एक युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी थी। हसाई मेवदा महाराजपुर का रहने वाला एक सुनील गुर्जर नाम का व्यक्ति था। इसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को मारने की धमकी दी थी फ़ोन पे। उसी तारतम्य जांच हेतु एसटीएफ की टीम आई थी, जिसके द्वारा सुनील गुर्जर से पूछताछ की गई है। ये बताया जा रहा है कि उसका कहना ये था कि वो डॉन बनना चाहता है। इससे पूछताछ कर ली गई है, बाकी टीम रवाना हो गई है। अग्रिम कार्रवाई जब भी
और 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से कहा था कि बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाओ, जिन्हें बाइडेन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। आखिरकार 12 फरवरी को सुनीता की वापसी का प्लान फाइनल हो गया है। उन्हें 12 मार्च को धरती पर लाया जाएगा। 12 मार्च को नासा स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकक्लेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिसी और रोस्कोस्मोस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान बनाए गए हैं। फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए रजत को नया कप्तान घोषित किया। इससे पहले विराट कोहली के कप्तान बनाए जाने की अटकली थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। फ्रेंचाइजी ने कोहली का एक वीडियो शेयर किया। इसमें विराट ने पाटीदार को कप्तान बनाए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं और टीम के अन्य सदस्य आपके साथ है रजत। जिस तरह से आपने इस फ्रेंचाइजी में प्रगति की है और जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है, आपने सभी आरसीबी प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई है। आप इसके हकदार हैं। 31 साल के पाटीदार फॉफ डुप्लेसिस की जगह लेंगे। डुप्लेसिस ने 2022 से 2024 के सीजन में आरसीबी की कप्तानी की थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2025 के लिए रिटेन भी नहीं किया था। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी में एमपी के कैप्टन भी रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को सड़क हादसे के बाद बचाने वाली युवक ने जहर खा लिया है। वह अब खुद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। प्यार में मिली नाकामी के चलते उसने अपनी प्रेमिका के साथ जान देने की कोशिश की। प्रेमिका की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर बनी हुई है। रुड़की के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और यह मामला फुरकाजी थाना क्षेत्र के बुच्चा बस्ती गांव का है। यहाँ 25 साल के रजत और 21 साल की मनु कश्यप एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों 5 साल से एक दूसरे से मिल रहे थे। फोन पर घंटों बात होती थी, लेकिन दोनों अलग अलग बिरादरी से थे, जिससे उनके परिवारों ने इस रिश्ते को नकार दिया। उनकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। 2 साल पहले आपको बता दें एक्सीडेंट हुआ था। ऋषभ पंत ने अपनी जान बचाने वाले 2 युवाओं को तोहफे में एक्टिवा भी दी थी। और सोशल मीडिया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।